हेलो स्टूडेंट, आज हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है ये। इसमें हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिमांड फॉर मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मांग एवं मूल्य निर्धारण, जिसमें कि हम लोग 3 सिद्धांत भी पढ़ेंगे, फिशर का, कैम्ब्रिज का और किन्स का। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी क्या होता है और मुद्रा का मूल्य मतलब मुद्रा का मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो मैंने इसमें ऑलरेडी निशांस लगा रखे ब्लू पेन से, वही चीज़ें आपको लिखनी है नोट्स में। ठीक है, ये पूरा वो है आपका। तो इसमें हम लोग मुद्रा के मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं? मुद्रा क्या होती है? जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं और अपने उपभोग को संतुष्टि के लिए अपने उपभोग की संतुष्टि हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का साधन है, क्रिया है, जिसके द्वारा हम अपने उपभोग की संतुष्टि करते हैं। अगर यह नहीं होगी तो ना तो हमारे उपभोग की संतुष्टि हो पाएगी। हाँ, हालांकि पहले भी हमारे उपभोग की संतुष्टि होती थी, वो अलग अलग, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका है कि वस्तु विनिमय प्रणाली आई, फिर धात्विक आया, फिर पेपर मनी आई। तो करेंसी में मुद्रा का जो तौर तरीका है वो हर काल में अलग अलग रूप लेके आया है। ठीक है, अभी हमारे आधुनिक काल में मुद्रा यानी पेपर करेंसी चलती है, उसके द्वारा हम अपने उपभोग की पूर्ति अपने उपभोग के द्वारा अपनी संतुष्टि को पूर्ण करते हैं। तो जो मुद्रा है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। आज मान लीजिए, अगर हमारा जो हम लोग एक काल्पनिक तौर पे हम ये लोग सोच लें कि अगर मुद्रा विहीन समाज हो जाए तो क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। इसका क्वेश्चन है नहीं, हम इसका आंसर है मतलब नहीं, हम लोग ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते। विदाउट मनी इट नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिना मनी के हम लोग ये पॉसिबल मतलब ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो डेवलप्ड कर सके या वो चल सके। कोई मतलब ही नहीं होगा अगर हमारे जो अर्थव्यवस्था है हमारे जीवन में मुद्रा ना हो तो। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन हमको वैसे ही पता चलती है कि मुद्रा की जो वैल्यूएशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे वो इकोनॉमिक्स। अगर हमारे लिए होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इकोनॉमिक्स पे भी इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो इसमें इन सारी चीज़ों का दे रखा है, जैसे समाज में मुद्रा की मांग उसकी क्रय शक्ति के कारण होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास मुद्रा है, मुद्रा की डिमांड है, मुद्रा की डिमांड मतलब क्या होता है? क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर हमारी कितनी होती है। जितनी ज़्यादा हमारी परचेजिंग पावर होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड फॉर मनी होगी। इन दोनों में आप चीज़ देखेंगे कि डिमांड फॉर मनी एंड परचेजिंग पावर, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, एक रफली में भी लिख लेना ये चीज़ें आप कि डिमांड फॉर मनी यानी मुद्रा की मांग और क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर में दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। उसकी स्वयं की उपयोगिता के कोई कारण नहीं होते हैं, वो हमारे परचेसिंग पावर पे ही डिपेंड करती है। कोई व्यक्ति मुद्रा की मांग इसलिए करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं को क्रय कर सके, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम लोग किसी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं? मुद्रा के द्वारा। और वो क्यों करते हैं? क्या? ताकि उससे हमारी जो आवश्यकताओं की संतुष्टि है वो पूर्ण हो सके, हमारी जो उपभोग करने की पावर शक्ति है वो पूर्ण संतुष्टि रूप ले सके। और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? डिमांड फॉर मनी यानी मनी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय या हमारा आश्चर्य उन वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के बदले में हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी मुद्रा का मूल्य से हमारा क्या आश्रय है, यानी उसका वैल्यू ऑफ मनी का, कि जो भी वस्तु हैं सेवाएं हैं उनकी उन क्वांटिटी से होता है जो जनरली तौर पर हम लोग सामान्य तौर पर मुद्रा की एक इकाई के बदले, यानी मुद्रा यानी मान लीजिए क्या है, एक किताब है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी बुक है, उसकी कीमत है 250 रुपये एक बुक की।
तो अगर हम लोगों को वो एक बुक की कीमत 250 रुपये है तो उसको जब हमको ख़रीदना है तो हम वो थोड़ा देखेंगे कि हमको इतना पैसा देना पड़, नहीं उससे ही, लेकिन क्या है, हमको चाहे वो बुक हमारे किस प्रयोग के लिए आ रही है, ठीक है। मान लीजिए हमको रिसर्च वर्क, हमारे पढ़ाई के लिए, किसके लिए भी अलग अलग ऑथर्स की जो भी बुक्स है अवेलेबल है, मान लीजिए हमारे बीकॉम का ही है, ठीक है। अब बीकॉम में मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल वाला, तो उसके लिए हमको फाइनेंशियल की कोई बुक ख़रीदनी है तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि उस महंगी है या सस्ती है या हमको नहीं लेनी है। हमको अगर लेनी है तो लेनी ही है, क्यों? क्योंकि हमको उसकी नीड है, उससे हमारी जो पढ़ाई है वो पूरी होगी। विदाउट बुक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। तो हमको उस चीज़ के लिए देखना ये है कि उसकी कीमत कितनी, अगर हम वो कीमत दे देंगे एक इकाई के तौर पे, यानी 250 रुपये, तो 250 रुपये दिए और उससे हमको हमारी संतुष्टि प्राप्त हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। ये एक उसकी वैल्यू है, मनी की वैल्यू है कि 250 रुपये की वो किताब है और वो हमको लेनी ही है ताकि उससे हमारा संतुष्टि पूर्ण हो सके। तो ये था आपका इसका डेफिनेशन। अब इसके बाद हम आते हैं मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ पे दे रखा है मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर, नॉर्मली प्राइस लेवल एंड मुद्रा के मूल्य में क्या होता है। हम सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मुद्रा के द्वारा नाप सकते हैं। इनके नापने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि प्रत्येक वस्तु के मूल्य को नापने के लिए मुद्रा की एक इकाई होती है। जैसे कि मैंने बताया 250 रुपये उसकी इकाई है वो, ठीक है, वो मूल्य है उसका वस्तु का। परंतु जब मुद्रा के मूल्य को नापने का प्रश्न आता है, मेज़रमेंट करने का, किसको, वैल्यू ऑफ मनी को हमको अगर मेज़रमेंट करना है तो हमारे पास एक ऐसी सामान्य इकाई नहीं होती है जिसके द्वारा हम मुद्रा के मूल्य को नाप सकें। तो प्रत्येक वस्तु का मुद्रा का मूल्य द्वारा व्यक्त किया जाता है, परंतु मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के द्वारा नहीं नापा जा सकता क्योंकि कोई वस्तु होती ही नहीं है। इसलिए मुद्रा के मूल्य को सामान्य मूल्य स्तर के द्वारा ही जाना जाता है। नॉर्मली जो उसकी प्राइसिंग है उसके द्वारा ही हम उसको डिनाइट कर सकते हैं। अलग से कोई हम चीज़ के द्वारा या कोई उसकी क्वांटिटी या उसके द्वारा हम मूल्य का मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य किसी एक वस्तु और सेवा के रूप में व्यक्त न कर करके विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नॉर्मली जो उनकी प्राइसिंग होगी उसके आधार पे ही हम वैल्यू फॉर मनी को डिटरमिनाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे प्रोफेसर सेलिगमैन द्वारा डेफिनेशन दी गई है। मुद्रा के मूल्य के संबंध में लिखा है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है और इससे वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर पे ही जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं हुई, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मुद्रा का मूल्य, तो इसमें क्या आ रहा है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति ही होती है। इसमें हम वस्तुओं के सामान्य, जो उसकी नॉर्मली प्राइस होती है, उसके द्वारा ही हम डिमांड फॉर मनी या वैल्यू ऑफ मनी का मेज़रमेंट कर सकते हैं। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे जो कि दे रखा है मुद्रा का मूल्य का निर्धारण, जो कि दे रखा है यहाँ पे। अब मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कैसे दे रखा है इन्होंने कि मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति अथवा मुद्रा कैसे निर्धारित होता है, इसका जानना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी यह जाना जा सकता है कि वो कौन से कारण हैं जिससे उसके मूल्य में परिवर्तन आते हैं एवं कारणों को नियंत्रित करके उसके मूल्य में स्थिरता बनाए रखना भी संभव हो सकता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और उसकी पूर्ति से निर्धारित होता है। ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके फर्स्ट ईयर में। डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही उसकी जो वस्तु है उसका प्राइस इफ़ेक्ट होता है, निर्धारित, डिटरमिनाइन होता है। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में बढ़ जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है।
यानी जब सप्लाई एंड प्राइसिंग की बात होती है तो हम देखते हैं दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन जब हम डिमांड एंड प्राइसिंग में देखते हैं तो दोनों में ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। यानी अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका जो प्राइस है वो कम होगा, और अगर आपका डिमांड कम होगी तो आपका प्राइस लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो किससे इफ़ेक्ट करती है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी किस पर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, मुद्रा के मूल्य निर्धारण संबंधी कई सिद्धांत दिए हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिशर का, कैम्ब्रिज का और किन्स का। ये 3 सिद्धांत हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबके अलग अलग थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं पर सिमिलर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सबके थिंकिंग जो है वो थॉट्स अलग अलग हैं। मुद्रा के मूल्य निर्धारण संबंधी कई सिद्धांत दिए हैं, उनमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित कौन सा बताया गया है, फिशर का सिद्धांत, यानी मुद्रा का पारमाणिक सिद्धांत। अगर हम किसको बोलेंगे, अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसमें नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुद्रा का पारमाणिक सिद्धांत कौन सा है, तो आप कौन सा बोलेंगे, फिशर का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत मांग और पूर्ति का ही एक सुधार किया हुआ विशेष रूप होता है। इसमें फिशर ने क्या किया है, फिशर ने के पारमाणिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दी, परंतु आज तक वह भी मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का आधार ही माना जाता है, फिशर का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के परिमाण बढ़ जाने पर मूल्य स्तर भी बढ़ जाएगा। यानी इन्होंने क्या बताया है कि जब मुद्रा का मूल्य परिणाम बढ़ जाता है तो उससे प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है, और उससे आपकी जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर है, वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो परचेसिंग पावर है वो ऑब्वियसली बात है वो कम हो जाएगी। इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत ये होगा कि अगर मुद्रा का परिमाण अगर वो कम हो जाता है तो आपका जो प्राइस लेवल है, यानी आपका मुद्रा का परिणाम कम हो जाएगा, यानी आपकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो उसका जो आपका प्राइस लेवल है वो भी आपका कम होने लग जाएगा, और वहीं पे आपका जो परचेसिंग पावर है वो अधिक से अधिक बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, जैसे मुद्रा, नीचे आपको क्वेश्चंस के तौर पे दे रखा है, मुद्रा की मात्रा दुगनी होती है, डबल क्वांटिटी ऑफ मनी, तो मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। ये इसमें एक लेवल बताया गया है। ठीक है, यानी मुद्रा की मात्रा अगर आपकी दुगनी हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाती है, तो उसका प्राइस लेवल जो है वो भी आपका डबल हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर परचेसिंग पावर भी आपकी कम हो जाएगी। इसका जस्ट ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुद्रा की मात्रा अगर आधी रह जाती है तो मूल्य स्तर भी आपका आधा रह जाएगा, है ना, और आपका जो मुद्रा का मूल्य है वो आपका दुगना हो जाएगा, यानी परचेसिंग पावर आपकी दुगनी हो जाएगी। अभी देखिए, इसके बाद फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या है। फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति का विश्लेषण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। फिशर के अनुसार मुद्रा का केवल एक ही प्रयोग है, अर्थात मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। फिशर ने क्या बताया, जो मुद्रा है वो केवल विनिमय के तौर पर, मतलब उसने विनिमय पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, यानी वस्तु और समस्त वस्तु सेवाओं का क्रय किया जाएगा, यानी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में यह सहायक होती है। यानी मुद्रा, देश में जितनी भी मुद्रा की मात्रा होगी उसके द्वारा ही समस्त वस्तु और सेवाओं का क्रय किया जाएगा। इस प्रकार एक निश्चित अवधि में किसी भी देश में जो मुद्रा की मात्रा होगी वह खरीदी और बेची गई वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगी। यानी अभी क्या बता रहे हैं कि किसी भी देश की जो मुद्रा की मात्रा होगी, क्वांटिटी ऑफ मनी होगी, वो किसके इक्वलेंट होगी, वह खरीदी और बेची गई वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगी। यानी PT इक्वल्स टू MV। PT बराबर किसका है, वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, यानी ये मुद्रा की मांग को दर्शाता है PT, है ना। PT किसको दर्शाता है, मुद्रा की मांग को। ठीक है,
और एमवी किसको दर्शाता है, मुद्रा की पूर्ति को। और जो कि पीटी है, पीटी क्या है आपका, पी यानी मूल्य, और टी बराबर क्या है, जो आपकी सौदे होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। पी इंटू टी मुद्रा की कुल मांग हो गई है, और एमवी यानी मुद्रा की कुल पूर्ति, जिसमें एम का मतलब तो होता है मुद्रा की कुल मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी, और वी यानी क्या होता है, चलन वेग, उसका क्या चलन वेग है, कितने उसमें वो चल रही है। तो पी टी इक्वल्स टू एम वी बराबर, फिशर ने ये कहा है कि जहाँ पर पी टी इज इक्वल टू एम वी, ये आपका क्वांटिटी ऑफ मनी का एक इक्वेशन बताया गया है, जो फिशर के द्वारा फेमस है। इसको आगे इसमें भी चेंजेस किए गए हैं आधुनिक तौर पर, ठीक है। उसमें आपका फिशर का मेन इक्वेशन क्या हो गया, पी टी इक्वल्स टू एम वी, जिसमें पी टी है मुद्रा की मांग और एम वी है मुद्रा की पूर्ति। पी मतलब है प्राइस, टी यानी है टोटल जो सौदे होते हैं अपने, एम यानी है मुद्रा की कुल मात्रा, वी यानी है मुद्रा का चलन वेग, उसकी वॉलेंसिटी, उसका चलन कितना है, कितनी रफ्तार से वो चल रही है, उसमें कितनी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी इसके बारे में बताई गई है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं सप्लाई ऑफ मुद्रा की मात्रा में, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि अतः मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लगाने के लिए मुद्रा की मात्रा को उसके चलन गति से गुणा किया जाना आवश्यक होता है, यानी एमवी को उसके चलन उससे इंटू किया जाना आवश्यक होता है। न केवल प्रचलित मुद्रा की आपूर्ति, साख मुद्रा को भी उसके चलन गति से गुणा करना आवश्यक होता है। अब क्रेडिट मनी को भी इसमें इंटू करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस बताए, इसका अब चेंज हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, सप्लाई ऑफ मनी का, यानी केवल मुद्रा की पूर्ति का, मुद्रा की मांग तो वही है, मुद्रा की पूर्ति में चेंजेस आए हैं एमवी में, जो कि क्या हो गया है, अब एम वी प्लस एम डैश वी डैश, यानी एम वी को किससे ऐड कर दिया है, मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन है, मुद्रा की चलन वेग में जो परिवर्तन है, इन दोनों को जोड़ करके आपकी सप्लाई ऑफ मनी निर्धारित की गई है। इस प्रकार इस समय, इस इक्वेशन से ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए, इस प्रकार एक समय में मुद्रा की पूर्ति चलन में मुद्रा की मात्रा यानी एम और उसके चलन गति यानी वी से गुणा किया, एवं अब उसमें क्या ऐड कर दिया है, उसकी साख मुद्रा यानी m1 और उसकी चलन गति में, और उसकी चलन गति v डैश से गुणा करके दोनों को ही जोड़कर इसको सप्लाई ऑफ मनी मालूम की जाती है। दोनों में जो डिफरेंसेस आ गए हैं उस चीज़ का आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद आपके सिद्धांत की विवेचना कि मुद्रा के पारिमाणिक सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया जा चुका है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। अब उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके नीचे पैराग्राफ्स में दे रखा है। इसमें आपका जो है एक पेज वो मिस हो गया है बेटा, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। 4.4 है, 4.4 के बाद 4.6 आ गया है, 4.5 का मैं पेज जो है आपको भेज दूँगी। 4.5 में आपका क्या दिया हुआ था कि उसके जो विवेचना है, सिद्धांत की विवेचना, उसके बारे में उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ था, मैं उसको समझा देती हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत ही संकुचित बाज़ार है जिसमें केवल विनिमय के लिए 100 वस्तुएं ही हैं, ठीक है। ये है आपका, या फिर मैं वो पेज भेजूँगी, उसी में मैं आपको समझा दूँगी ताकि उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए आपका ये मुद्रा की चलन गति आ जाती है। ये मुद्रा की जो चलन गति है ये आपका कैसे है कि इसका पारिमाणिक निम्न संकेत देता है।
यह अन्य बातें जिनके समान सिद्धांत कार्यशील होता है। कब कब होता है? व्यापार की स्थिति में, ठीक है। वस्तु विनिमय के सौदों में कोई परिवर्तन ना हो, साख मुद्रा की मात्रा और उसकी चलन गति, मतलब ये इक्वेशन जो है किस पे डिपेंड करती है? मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की चलन गति से पहले 3 फैक्टर आगे वाले पेज में जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। पहला है व्यापार की स्थिति। फिशर ने माना है कि व्यापार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको कांस्टेंट माना है, ठीक है। और उसको वस्तु और सेवाओं के लेन देन की संख्या स्थिर बनी रहनी चाहिए, यानी जो कि मुद्रा व्यापारिक सौदों में मुद्रा की मांग निर्धारित करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वस्तु विनिमय के सौदों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साख मुद्रा की मात्रा और उसकी चलन गति जो कि उसकी पूर्ति से रिलेटेड है। फिशर ने ये भी माना है कि साख मुद्रा और उसकी चलन गति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और लास्ट, मुद्रा की चलन गति, ठीक है। ये तो थी साख, थर्ड पॉइंट तो था साख मुद्रा की मात्रा और उसकी चलन गति एम डैश वी डैश। अब है मुद्रा की चलन गति। फिशर ने मुद्रा की चलन गति को भी स्थिर माना है, उसने उसको भी कांस्टेंट माना है, कोई चेंजेस नहीं किए। अब देखिए उसका इक्वेशन का दौर। मुद्रा के मूल्य निर्धारण का पारिमाणिक समीकरण इक्वेशन। सबसे पहले उसने क्या लिया है? P इक्वल्स टू एम अपॉन टी। P क्या बताता है? प्राइस। M बताता है मुद्रा की कुल मात्रा। T बताता है व्यापारिक सौदों की कुल मात्रा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या माना है कि इस प्रकार यदि हम P को मालूम करना चाहते हैं तो M यानी मुद्रा की मात्रा को व्यापारिक सौदों किससे भाग कर देंगे, यानी M अपॉन टी कर देंगे। परंतु जैसे लिखा जा चुका है कि मुद्रा की मात्रा को उसकी चलन गति भी प्रभावित करती है, उसकी वॉलेंसिटी भी उसको इफेक्ट करती है, यानी V भी इफेक्ट करता है। तो उसका नया समीकरण उन्होंने क्या बना दिया? P इजिकल टू एम वी अपॉन टी। यानी पहले हमको जो मुद्रा की मात्रा उसको उसकी वॉलेंसिटी से इंटू करना पड़ेगा एंड डिवाइड बाय किससे करेंगे? लास्ट में हम उसको व्यापारिक सौदों की कुल मात्रा से, ठीक है। अब उसके बाद वापस फिशर ने एक नया इक्वेशन ऐड किया है जिसमें हमने साख मुद्रा की चलन गति और ये सब भी चीज़ें इंटू करी है। मनी ऑफ सप्लाई में चेंजेस हुआ है मेन तो वो अब नया समीकरण बन के क्या आया है? एम वी प्लस एम डैश वी डैश। ये था, ये मुद्रा की पूर्ति है, पूर्ति वाला, सप्लाई ऑफ मनी वाला है। अब जो विस्तृत समीकरण दिया गया है वो क्या है? P इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। अब इसको हम मोटिवेशन के या इसको मतलब नया न्यू उसके अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं? टी को अगर हम इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाते हैं तो वो क्या चला जाएगा? आपके कभी भी कोई डिवाइडेशन वाला पार्ट है तो इक्वल टू के जब उस तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है, ठीक है। तो पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण वही पहले वाले है, उसको पूरा डिटेल दे रखा है। पी इक्वल टू सामान्य मूल्य से एम मुद्रा की मात्रा, वी चलन गति, एम साख मुद्रा की मात्रा, वी डैश साख मुद्रा की चलन गति, टी यानी समस्त प्रकार के व्यापारिक सौदे जो कि मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दे रखी है। इसके बाद इसके जो इक्वेशंस हैं उसकी मान्यताएं दे रखी है आपको, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने इसमें बताया है कि इसमें ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होगी? जैसे कि इसमें बताया है कि एक निश्चित, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक निश्चित समय में मुद्रा का चलन वेग v और व्यापारिक सौदे t एक से बने रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। उन पर ना तो m का कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही प्राइस लेवल का कोई p का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार फिशर ने क्या बताया है? उन्होंने मान्यता ली है कि जो चलन गति यानी v और t इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होती, ये अपरिवर्तनशील माने गए हैं। इस प्रकार से वो एक निश्चित और अपरिवर्तनशील ही हैं, ठीक है। P को क्या बताया इन्होंने सेकंड पॉइंट में कि एक निष्क्रिय घटक है, क्योंकि ना तो वो स्वयं बदलता है ना ही किसी और दूसरे को इफेक्ट करता है। वह केवल समीकरण में m को ही प्रभावित करेगा, यानी P किसको इफेक्ट डालेगा? अगर डालेगा तो m को, यानी मुद्रा की मात्रा को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फिशर ने यह भी माना है कि मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा एक निश्चित संबंध बना रहता है इन दोनों में, m में और m डैश में। यदि जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि मुद्रा की कुल मात्रा 100 है, यानी m 100 है, और मुद्रा की कुल मात्रा यानी 80 है, और यदि कुल मुद्रा 200 हो जाती है तो साख मुद्रा 160 हो जाएगी। 100 था, मुद्रा की मात्रा थी 80। अब मान लीजिए जो कुल मुद्रा है वो बढ़ कर के 2 गुनी हो गई है, 200 हो गई है, तो
आपकी जो साख मुद्रा है वो भी बढ़ कर के 2 गुनी हो जाएगी, 80 की जगह 160 हो जाएगी। उसी प्रकार यदि कुल मुद्रा 400 है, साख मुद्रा 320 हो जाएगी। और उसी प्रकार यदि कुल मुद्रा 200 से डायरेक्ट 2 गुना 400 हो गई, ऐसे ही तो आपकी जो मुद्रा की मात्रा है वो भी डायरेक्ट 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। जो मतलब दोनों में पॉजिटिव रहेगा, मुद्रा की मात्रा में और साख मुद्रा में, एम में और एम डैश में, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। जो कि एम में चेंजेस होंगे वही आपके एम डैश में भी चेंजेस होंगे। चाहे वो कम हो तो एम डैश भी कम हो जाएगी, जितनी एम बढ़ेगी उतनी ही एम डैश भी आपकी बढ़ेगी। ये आपका थर्ड पॉइंट है। 4 पॉइंट, उसी प्रकार वी डैश स्थिर माना गया है, वी में भी कोई चेंजेस नहीं है। यानी आपके चेंजेस किस किस में नहीं है, वी में नहीं है, टी में नहीं है, वी डैश में चेंजेस नहीं है, सिमिलर रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, फिशर ने इस बात को भी माना है, ये उसकी मान्यता है बता रहे सिद्धांत की। फिशर ने इस बात को भी माना है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति, फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, पूर्ण रोजगार है। ठीक है, ऐसी कोई भी साधन बेकार नहीं है जिसका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ही वे सारे मान लेते हैं कि व्यापारिक सौदे निश्चित रहती है। इसलिए उन्होंने बताया कि टी वगैरह जो भी हैं वो इस वजह से ही आपके सिमिलर रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम में क्या है, इन्होंने इधर 2 एक्सेस देख रहे हैं आप, ओ एम और ओ वाई। ओ एम में इन्होंने एम लिया है और इधर इन्होंने प्राइस लेवल लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहे हो, और जो ओ एल है, ये जो आपकी रेखा है, ठीक है, ओ एल वाली जो आपकी रेखा है वो आपकी किसको दर्शाती है, मूल्य स्तर के आनुपातिक संबंध को दर्शाती है। मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर, इन दोनों के आनुपातिक रिलेशनशिप को बता रही। अब जैसे कि इन्होंने क्या बताया, पहले हमारा मुद्रा की मात्रा कितनी थी, ओ एम, और उस पर हमारा प्राइस लेवल कितना था, ओ पी। अब मान लीजिए हमारा उससे बढ़ कर के ओ एम 1 हो गया है, जो कि एन बिंदु पे संतुलन था पहले, ओ पी और ओ एम वाला। अब वही हमारा जो मुद्रा की मात्रा है वो बढ़ कर के ओ एम हो जाती है, तो अब हमारा नया संतुलन क्या होगा, ए बिंदु पे होगा। ठीक है, जिससे हमारे प्राइस लेवल भी बढ़ कर के कितनी, OP1 हो जाएगी। यानी इन दोनों की जो रेशियो है, किसका, M का और P का, वो दोनों का जो रेशियो है वो पॉजिटिव वे में ही रहेगा। जैसे कि इस चित्र रेखा में, इसमें अपना उपरोक्त रेखा चित्र में इसका सबसे वो भी लिखा हुआ है, पूरा विवरण किया हुआ है कि चित्र में OX रेखा पे मुद्रा की मात्रा OY है ना, पे P दिखलाया गया है। यदि मुद्रा की मात्रा OM से है तो मूल्य स्तर OP1 है। जब मुद्रा की मात्रा OM2 हो जाती है तो मूल्य स्तर भी OP2 हो जाता है। ठीक है, और जब मुद्रा की मात्रा OM3 हो जाती है तो मूल्य स्तर भी OP3 हो जाता है। इसके विपरीत यदि OM की मुद्रा की मात्रा अगर आपके OM से घट कर के OM रह जाती है तो जो मूल्य स्तर है वो भी हमारा घट कर के OP रह जाता है। तो ये जो है, ये इन दोनों में अनुपात रेशियो पॉजिटिवली बताया गया। इसके बाद इसकी आलोचनाएं बताई गई हैं। ठीक है, आलोचनाओं में जैसे इसका अवास्तविक मान्यता। अवास्तविक मान्यता का क्या मतलब होता है कि इसमें पूर्ण रोजगार ये जो भी माना गया है वो अवास्तविक है। रियल में हम लोग देखें तो हमारा जो पूर्ण एम्प्लॉयमेंट या अर्थव्यवस्था, वहाँ पे पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है ना। सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की जो कल्पना की गई है वो अवास्तविक है, मान्यता नहीं है। मुद्रा की मांग का विश्लेषण सही ढंग से नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें मुद्रा की मांग का विश्लेषण सही नहीं है, इसमें क्या माना है कि मुद्रा की मांग उन वस्तुओं सेवाओं के कारण उत्पन्न होती है जिनका बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है, परंतु इसमें कुल मिला के ये कि मुद्रा की पूर्ति को इग्नोर किया गया, कॉन्स्टेंट उसको इग्नोर किया गया है। मेन डिमांड पर ही इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। एम और एम डैश, इनका अनुपात समान रहना, जबकि इनका रेशियो समान नहीं रहता है, अपरिवर्तनीय संबंध होता है इन दोनों में ही, तो ये भी एक गलत मान्यता है। तो इस प्रकार से इसकी जो आलोचना है वो सारी दे रखी है आपकी। ठीक है, इसको आपको टोटल पूरा करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।